हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल उपन्यास परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु एक ऐसा उपन्यास है जिससे लगभग सभी परीक्षाओं में हमें एक प्रश्न तो अवश्य देखने को मिलता है। तो इस उपन्यास से संबंधित मैंने इस वीडियो में इस उपन्यास का सारांश, कथा वस्तु, पात्र तथा प्रकाशन वर्ष आदि पे चर्चा की है तथा उन्हीं तथ्यों को शामिल किया है जिनसे परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि परीक्षा गुरु किस प्रकार का उपन्यास है। सबसे पहले परीक्षा गुरु उपदेशात्मक एवं सुधारवादी उपन्यास है, अर्थात इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस हो, अन्य परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या रहा है। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास। इन दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस पूरे वीडियोस में जो जो तथ्य महत्वपूर्ण होंगे, जिनसे परीक्षा में कई बार प्रश्न बनेंगे, उसको मैं विशेष रूप से बताती चलूँगी और उसके आगे टिक लगाती चलूँगी, जिससे आपको उसे याद करने में आसानी होगी। आगे देखेंगे, लाला श्रीनिवास दास बहुभाषीय थे जो कि हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा के भी जानकार थे। लाला श्रीनिवास दास को हिंदी में आधुनिक ढंग का उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त था। ये भारतेंदु युग के चर्चित लेखकों में से एक है। ये प्रश्न एक बार टीजीटी के परीक्षा में पूछा जा चुका है कि लाला श्रीनिवास दास किस युग के लेखक हैं। तो लाला श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के लेखक हैं। उपन्यास के अतिरिक्त इन्होंने नाटक में भी भरपूर ख्याति मिली है। परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। ये प्रश्न भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, तो वो परीक्षा गुरु को माना जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास की कृति परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किस लेखक ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। वैसे भी जहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम आते हैं वो कथन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उसे हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। अब हम देखेंगे पात्रों का परिचय, क्योंकि पात्रों से के परिचय से यूजीसी नेट की परीक्षा में लगभग कोई ना कोई प्रश्न हमें देखने को ज़रूर मिल जाता है कि पात्र का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये पात्र किस उपन्यास के हैं, किस कहानी के हैं। तो हमें पात्रों पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो इस उपन्यास के जो भी महत्वपूर्ण पात्र हैं उनको मैंने इसमें शामिल किया है। आगे हम हैं लाला मदन मोहन, जो दिल्ली के रहने वाले कारोबारी एवं साहूकार हैं। कथा के केंद्र बिंदु है। यह मध्यवर्गीय सोच से ग्रसित है। इन्हें पश्चिम सभ्यता से बेहद लगाव है और इसी कारणवश वह संकट में आते हैं। कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ब्रज किशोर, जो कि इस उपन्यास के दूसरे महत्वपूर्ण पात्र हैं। जो पात्र हैं आपको उनका नाम याद रखना है। मदन मोहन के सच्चे मित्र हैं जो कि बुद्धिमान और पेशे से वकील हैं। इन्हीं के कारण लाला मदन मोहन संकट से बाहर आते हैं। और जो अन्य पात्र हैं जैसे मुंशी चुन्नीलाल, जो मुंशी चुन्नीलाल हैं वो मदन मोहन के मुंशी हैं। मिस्टर ब्राइट, जो कि एक व्यापारी हैं। मिस्टर रसल, ये भी व्यापारी है। हरगोविंद है। अगले पात्र हैं हकीम अहमद हुसैन, लाला जवाहर लाल, मदन मोहन की स्त्री। जो मदन मोहन की स्त्री है, इनका नाम उपन्यास में कहीं नहीं दिया गया है, परंतु ये हर स्थान पर मदन मोहन की स्त्री के नाम से ही प्रस्तुत हुई हैं। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब हम देखेंगे इस उपन्यास की विषय वस्तु, क्योंकि विषय वस्तु से लगभग हर एक परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलता है। तो इस उपन्यास की जो विषय वस्तु है वो है व्यापारी वर्ग की कथा है। एक व्यापारी के जीवन की कथा है। व्यवहार और व्यापार में भेद है। स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं की तुलना की गई है इसमें।
ज़्यादातर इस उपन्यास के लोग विदेशी वस्तुओं की ओर ही आकर्षक रहते हैं। मूल रूप से मदन मोहन जो है वो विदेशी वस्तुओं की ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं। उपन्यास में धार्मिक प्रवृत्ति की कथा है। इस उपन्यास में बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण दिया गया है, जिससे पाठकों को कुछ उपदेश मिलता है और इससे हम उपदेशात्मक उपन्यास भी कह सकते हैं। उपन्यास का शीर्षक क्या है? अब उपन्यास का हम शीर्षक देखेंगे, जिससे आपको उपन्यास की जो कथा है वो स्पष्ट होती जाएगी। पहले जो शीर्षक है वो है सौदागर की जो दुकान का जो वर्णन है। इस प्रकरण में बहुत सारे व्यापारी लोग खरीदने के लिए व्यापारी की दुकान पर एक साथ एकत्रित होते हैं, जहां पर ये लोग अपनी चीज़ों का मोल भाव करते रहते हैं, जिसमें मदन मोहन लाल और उनके दोनों, जिनको हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड भी कह सकते हैं, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल भी हैं। हर किशोर भी वहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें ये लोग शीशे की वस्तुओं पर व्यापार करने के लिए चर्चा करते हैं। अगला जो शीर्षक है वो है आकार में अधिक मास। इसका अर्थ है पहले से अकाल पड़ा हुआ है। यहाँ पे आकार नहीं है, यहाँ पे होगा अकाल, मतलब गरीबी। अकाल में अधिक मास, ये इस प्रकरण का नाम है, जिसमें कि पहले से अकाल पड़ा हुआ है और उसमें कुछ लेन देन की बातें हो रही हैं। इस प्रकरण में मुंशी चुन्नीलाल की एक विदेशी घड़ी का वर्णन है जो बहुत महंगी है। ब्रजकिशोर जो हमेशा उपदेशात्मक बातें करते हैं, उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो मदन मोहन जो है उनसे पीछा छुड़ाने के लिए अपनी घड़ी का जो समय है वो आधा घंटा आगे रखते हैं। ब्रजकिशोर का स्वभाव ईमानदार है, वह अपने मालिक का हित चाहने वालों में से है। आगे हम देखेंगे इसका शीर्षक दूसरा जो है वो है संगति का फल। संगति का फल का अर्थ है हम जैसी संगति में रहते हैं हमें उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। मदन मोहन की संगति स्वार्थी लोगों के साथ ज़्यादा थी, जिसके कारण उनकी संगति का फल भी बुरा होता है। पंडित पुरुषोत्तम दास भी उसी संगति में उपस्थित हैं, जिसमें वह लोग उनको कुछ गा के सुनाने के लिए कहते हैं और पुरुषोत्तम दास अपनी संगीत की परीक्षा देते हैं, जिसमें वो पास भी हो जाते हैं। इसको ये लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि पंडित पुरुषोत्तम दास को कितना ज्ञान है। उनकी परीक्षा ली जाती है और वो उस परीक्षा में सफल भी हो जाते हैं। अगला प्रकरण है मित्र मिलाप। इसमें लाला मदन मोहन और हरदयाल काफ़ी पुराने मित्र रहते हैं। लाला मदन मोहन के हृदय में हरदयाल के प्रति ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं रहती, परंतु वहीं जो हरदयाल है उनके हृदय में मदन मोहन के प्रति ईर्ष्या रहती है। और हरदयाल मदन मोहन से मित्रता सिर्फ इसी कारणवश रखते हैं कि उनको व्यापार में उससे लाभ प्राप्त हो। विषय शक्त का अर्थ यह होता है किसी भी मनुष्य के अंदर ईर्ष्या, दोष, कुंठा की भावना होना। यहाँ पर मदन मोहन के बगीचे का वर्णन है, जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ एकत्रित होकर मदिरा पान करते हैं और धीरे धीरे इन्हीं सब आदतों में मदन मोहन पूरी तरह से रम जाते हैं और उनकी आदत खराब हो जाती है। भले बुरे की पहचान। यहाँ पर इस प्रकरण में ये दिखाया गया है कि मदन मोहन को अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं होती है। वह यह नहीं समझ पाते हैं कि कौन उनका मित्र है और कौन उनका दुश्मन, जिसके कारण उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। सावधानी हर व्यक्ति को अपने जीवन में बरतनी होती है। इस प्रकरण में मनुष्य को सावधान और हमेशा होशियार रहने का उपदेश लेखक ने दिया है। सब में हाँ का अर्थ यहाँ पर यह है, यहाँ पर लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि हर चीज़ में हाँ कर देने की जो प्रवृत्ति मदन मोहन में है वही उसके जीवन में सबसे बड़ी समस्या पैदा करती है। सही को सही और गलत को गलत कहने की प्रवृत्ति हर मनुष्य के अंदर विकसित होनी चाहिए। सभासद में जो है
लाला मदन मोहन के सभासद में मुख्य बैठक मुंशी चुन्नीलाल हैं। यह पहले लाला ब्रज किशोर के यहाँ पर कार्य करते थे, परंतु अपने स्वार्थी स्वभाव के कारण वह लाला मदन मोहन के यहाँ पर कार्य करने लगे तथा कुछ पैसों की हेरफेर भी किया करते थे वो। और दूसरे इस सभासद के बैठक में जो थे वो थे मास्टर शंभू दयाल। वह भी मदन मोहन के यहाँ पर कार्य करते थे। वह हिसाब किताब में कभी बराबर नहीं रहते थे। और एक है पंडित जी हैं जो कि अपने आप को काफ़ी विद्वान समझते हैं। उन सब में सबसे ईमानदार जो है वो रहा है ब्रज किशोर। आगे हम देखेंगे प्रबंधन इंतजाम। चुन्नीलाल मदन मोहन को मुंशी पद का मेंबरशिप लेने को कहता है, जिसमें बहुत सारे लोगों के मन मुताबिक कार्य करना होता है। बहुत सारे लोगों की इच्छाओं को पूरा करना होता है। इसमें इस बात की राजनीति होती है कि मुंशी का पद कौन ग्रहण करेगा। सज्जनता मनुष्य का व्यवहार होता है। लोगों की मदद करना, यह भी तो एक सज्जनता है। अच्छे बुरे लोगों की पहचान होनी चाहिए ऐसा लेखक का कहना है इस उपन्यास में। सुख दुख। मनुष्य के जीवन में सुख दुख एक प्रकार का चक्र है जो कि निरंतर चलता रहता है। मास्टर शंभू दयाल यहाँ पर यह कहते हैं इस शीर्ष में कि जब मनुष्य के इच्छा के अनुरूप कोई बात होती है तो उससे उसे आनंद की प्राप्ति होती है, परंतु जब वहीं पे कोई बात आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती है तो वहाँ पे उसे दुख होता है। अनुचित कार्य करने के लिए अनुचित कार्य करके कोई भी व्यक्ति सुख की प्राप्ति तो नहीं कर सकता है, ऐसा लेखक का कहना है। इस प्रकार इस उपन्यास में कुल 41 प्रकरण हैं। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा कि परीक्षा गुरु उपन्यास पे कितने प्रकरण हैं। तो कुल 41 प्रकरण हैं। आगे हम देखेंगे इस उपन्यास का सारांश, जिससे कि आपको इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी। इस उपन्यास में दिल्ली के एक सेठ मदन मोहन की कहानी बताई गई है, जो कुसंगतियों के कारण अपना बहुत सा धन बर्बाद कर देता है और फिर अपने एक वकील मित्र ब्रज किशोर, जो कि काफ़ी ईमानदार होता है, वो हर समय मदन मोहन की मदद किया करता था, के प्रयासों से कुसंगतियों से बाहर निकलता है। उपन्यास में लाला मदन मोहन महाजनी संस्कृति के प्रतीक हैं, जो सामंतवादी प्रवृत्ति से जकड़े हुए हैं। इस रचना का मूल भाव यह है कि व्यक्ति को जितनी चादर हो उतनी ही खर्च करना चाहिए। कहीं कहीं इसमें नई शिक्षा, आधुनिक कृषि, औद्योगिकीकरण और निजी भाषा की उन्नति जैसे विचार भी दिखाई देते हैं। ठीक है। लेखक ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि व्यापार, जो कि निरंतर बढ़ती हुई शक्ति है, वह चापलूसों और सामंती अविवेकों से घिरी हुई है। हमें अपनी पूंजी की संरक्षण करना चाहिए, हमें अपनी पूंजी ही खर्च करना चाहिए। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि स्वार्थी मित्र विपत्ति के समय साथ छोड़ देगा और सच्चा मित्र ही तब साथ निभाएगा। अर्थात सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति में ही होती है। अब हम देखेंगे इस उपन्यास की जो भाषा शैली है। उपन्यास 41 छोटे प्रकरणों में विभक्त है। ये याद रखिएगा आप लोग कि उपन्यास कितने प्रकरणों में विभक्त है, तो 41 प्रकरणों में विभक्त है। कथा तेजी से आगे बढ़ती है और अंत तक रोचक बनी रहती है। पूरा उपन्यास नीतिपरक, उपदेशात्मक है। इसमें जगह जगह इंग्लैंड और यूनान के इतिहास से दृष्टांत दिया गया है। ये दृष्टांत मुख्यतः ब्रज किशोर के कथनों में आते हैं। उपन्यास में बीच बीच में संस्कृत, हिंदी, फारसी के ग्रंथों के ढेर सारे उद्धरण भी ब्रज भाषा में काव्यानुवाद के रूप में दिए गए हैं। हर प्रकरण के प्रारंभ में ऐसे एक उदाहरण दिए गए हैं। काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग होता था और गद्य के लिए खड़ी बोली का। लेखक ने इसी परिपाटी का अनुसरण किया है।
अनुसरण करते हुए उपन्यास के काव्यांशों के लिए ब्रज भाषा का चुनाव है। कुछ आलोचकों का जो वर्ग परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं, उनका तर्क यह है कि इस उपन्यास में औपन्यासिक तत्वों का समावेश कामोवेश हुआ तो है। इसमें कथा तत्व और पात्र हैं, पात्र हैं, चित्रांकन है, जीवन के यथार्थ चित्रों की अभिव्यक्ति है तथा भाषा शैली एवं उपदेशों की दृष्टि से भी यह उल्लेखनीय कृति है। आशा करती हूँ कि इस उपन्यास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो आपको काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हो गए होंगे। थैंक यू।